हेलो दोस्तों। तो आप सभी कैसे हैं। यूनिक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम सभी देखेंगे क्लास 10th का जो फिजिक्स है उसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो हम आज 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो बोर्ड के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं, हम देखते हैं पहले प्रश्न को। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उसको क्रमवार हम लोग देखेंगे और बढ़िया से इसको देखेंगे और याद करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें, क्योंकि आपके ही बदौलत ये जो वीडियो है आपके दोस्त तक और आपके पास ये जा सकता है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयुक्त होता है। तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा। पहला प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयुक्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। पहला का सी हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। आप लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वह आपका 3 गुने 8 के 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसी को किलोमीटर में अगर देखिएगा तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है मोटर चालक के सामने दर्पण साइड मिरर लगा होता है, यानी कि जो मोटर चालक होता है उसका साइड मिरर लगा होता है। तो चौथा का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। चौथा का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवा प्रश्न है गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास कहलाता है। ठीक है, प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा को के व्यास कहलाता है। तो 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, छठा प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न देखते हैं गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। 6 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका एफ बराबर आर बाई 2। एफ बराबर आर बाई 2 यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। तो सोलर कुकर में आपका अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आठवां प्रश्न है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। 8 नंबर का राइट आंसर होगा बी, अवतल। यानी कि अवतल जो होता है ना वह सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। ठीक है, आठवां प्रश्न के बाद 9वां देखते हैं। देखिए 9 नंबर है यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। यानी यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धन धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक और सीधा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। तो 9 का आंसर डी होगा। ठीक है, 9 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 10 का आंसर होगा सी प्लस 16 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए 11 नंबर परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है। 11 का आंसर हो जाएगा ए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 12 नंबर प्रश्न समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी, काल्पनिक। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक बनता है। ठीक है, 13 नंबर है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी। 13 का होगा आंसर सी, यानी कि ध्रुव पर। ठीक है, 13 का आंसर हो जाएगा सी, ध्रुव पर। ठीक है, यानी कि आपका 13 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है ध्रुव पर। ठीक है, उसके बाद देखिए 14 नंबर प्रश्न है किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है। 14 नंबर प्रश्न है किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ध्रुव। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, ध्रुव, कि किसी भी दर्पण का मध्य बिंदु जो होता है वह ध्रुव कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है 15 नंबर समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या आर जो होती है, क्या समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या है।
15 का ऑप्शन है R बराबर 2F, R बराबर 0, R बराबर अनंत, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा C। 15 का राइट आंसर क्या होगा? C, R बराबर अनंत। ठीक है। उसके बाद देखिए 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर कह रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा C, आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। ठीक है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा C, आवर्धन कहते हैं। देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? गाड़ियों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो 17 का आंसर होगा अवतल दर्पण। ठीक है। 17 में अवतल दर्पण होगा, ये अवतल दर्पण B हो जाएगा। ठीक है। 18 नंबर है, जब कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो, जब कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। 18 का राइट आंसर होगा D, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। ठीक है, अनंत पर बनेगा। उसके बाद है 19 नंबर, किस दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है? तो 19 का राइट आंसर होगा B, अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। तो 19 का हो जाएगा B, अवतल दर्पण। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, तो प्रकाश की किरणें जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं। किस रेखा में? सीधी रेखा में, यानी A हो जाएगा। 20 का A हो जाएगा। ठीक है। 21 नंबर है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। 21 नंबर है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है, यानी इसका राइट आंसर होगा A, सीधा होगा। ठीक है। 22 है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। 22 नंबर कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो 22 का आंसर होगा A, आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। ठीक है। 23 नंबर है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। 23 नंबर कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, हमेशा सीधा होता है। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र इसमें कह रहा है कि दर्पण सूत्र जो है आपका इधर दिया है ऑप्शन 24 का, इधर ऑप्शन है दिखा रहे हैं। तो दर्पण सूत्र बराबर होता है आपका A बराबर दिया है, A में दिया है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, B है 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F, C है 1/F प्लस 1/U बराबर 1/V, D है 1/F प्लस 1/V बराबर 1/U। यानी कि 24 का राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका A। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। 1/V प्लस 1/U बराबर में 1/F। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो 25 का राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण। क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, इसका उत्तल दर्पण हो जाएगा। 25 के B जो होगा वो आपका राइट आंसर है। 26 देखिए, आवर्धन का SI मात्रक होता है। तो 26 का D होगा, मात्रक विहीन होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा D, मात्रक विहीन। ठीक है। 27 नंबर देखते हैं, दो समतल, 27 नंबर कह रहा है कि दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के मूलतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? 27 नंबर है, दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के मूलतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? ठीक है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका D, अनंत होगा। ठीक है, 27 का आंसर होगा D, अनंत। ठीक है, 27 का अनंत हो जाएगा। देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 28 कह रहा है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। तो 28 का आंसर होगा B, ऋणात्मक। 28 का क्या होगा? ऋणात्मक। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऋणात्मक। तो 28 का B हो जाएगा। देखिए 29 नंबर, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है, किसी समतल दर्पण का फोकस दूरी का मान होता है। तो 29 का आंसर होगा आपका, 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका C, 29 का C हो जाएगा। ठीक है, अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। तो 29 का अनंत हो गया। देखिए 30 नंबर क्या कर रहा है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? यानी लेंस बनाने में किसका यूज नहीं होता है? ठीक है, तो कांच, मिट्टी, जल, प्लास्टिक। तो 30 का आंसर होगा B, मिट्टी का यूज लेंस बनाने में नहीं होता है। ठीक है। 31 नंबर है, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है, यानी कि अवतल लेंस में जो M का मान होता है वह बराबर होता है। तो 31 का जो आंसर होगा वह D होगा, V/U। क्या हो जाएगा? V/U हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए 32, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? 32 का
आपका आंसर होगा 32 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। स्नेल के नियमानुसार होता है। 33 नंबर प्रश्न है, स्नेल के नियमानुसार होता है, तो इसका राइट आंसर यू होगा, ए हो जाएगा। म्यू बराबर साइन आई बट्टा साइन आर, यानी साइन आई बट्टा साइन आर जो होता है यही स्नेल का नियम होता है, ठीक है। इसी को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। ए हो जाएगा। 34 नंबर है, लेंस की क्षमता को व्यक्त की जाती है। लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, तो 34 का राइट आंसर होगा आपका डी, फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। क्या हो जाएगा? फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा, ठीक है। 35 नंबर देखिए, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल जो होती है सबसे अधिक जो होती है शून्य निर्वात में होती है। कहाँ होती है? निर्वात में होती है, सी हो जाएगा, ठीक है। 36 देखिए, लेंस का सूत्र होता है। लेंस का सूत्र, तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 37 देखिए, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो 37 नंबर प्रश्न है कि निम्न में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो ये आपका डी होगा, हीरा। देखिए, आप सभी के लिए इतना मेहनत किया जाता है, तो आप सभी अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इसे भेजें और लाइक सब्सक्राइब भी करें। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। 38 नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वह एक से अधिक होता है, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 39 का है, हीरा का अपवर्तनांक होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका होगा 2.42, यानी डी होगा, ठीक है। 40, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो 40 का आंसर होगा सीधा छोटा काल्पनिक, यानी डी हो जाएगा, सीधा छोटा काल्पनिक, ठीक है। उसके बाद 41 नंबर देखते हैं, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वह 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, यानी सी होगा, ठीक है। 42 देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो 42 का राइट आंसर होगा डी, प्रिज्म का यूज किया जाता है, ठीक है। प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। 43 है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो 43 नंबर का राइट आंसर होगा सी, ठीक है, बैगनी रंग का। बैगनी रंग का जो होता है वह झुकाव अधिक होता है, तो इसका सी हो जाएगा, ठीक है। 44 है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, यानी डी हो जाएगा, ठीक है। 44 का कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 45 देखते हैं। 45 नंबर का होगा, इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा जो होता है वह आपका बैगनी दिखाई देता है। 45 का हो जाएगा बी, बैगनी रंग का भीतरी हिस्सा दिखाई देता है। 46 है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? वायुमंडल में प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो 46 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 46 का बी हो जाएगा, नीले रंग का। किस रंग का? नीले रंग का, ठीक है। 47 है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण यह घटना होती है, ठीक है। 48 नंबर देखिए क्या कर रहा है कि पानी से भरी बाल्टी गहराई कम दिखती है, यानी कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखता है, इसका क्या कारण है? तो 48 नंबर का आंसर होगा बी। 48 का क्या हो जाएगा? बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये सब होता है, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये सब होता है। चलिए इसके बाद देखिए देखते हैं 49 नंबर देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 49 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 5 सतह से। एक साधारण प्रिज्म जो होता है 5 सतहों से घिरा होता है, तो 49 का हो जाएगा सी, ठीक है। अब हम चलते हैं 50 नंबर में। 50 नंबर है, नेत्र गोलक का व्यास क्या होता है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा सी, नेत्रगोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर, यानी सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 51 नंबर, क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? तो इसका होगा सी,
90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ठीक है। 52 देखिए, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य होता है। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। तो 52 का आंसर होगा ए, उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस। ठीक है, ए हो जाएगा। 53 है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? 53 है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो 53 का राइट आंसर होगा आपका प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। 54 देखते हैं, आँख के लेंस के पीछे रहने वाले पर्दा को क्या कहते हैं? तो 54 का आंसर होगा सी। 54 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि रेटिना कहते हैं। आंखों के लेंस के पीछे जो पर्दा होता है उसे हम रेटिना कहते हैं। ठीक है। 55 देखिए, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? 55 है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो 55 का आंसर होगा सी, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो 55 का सी हो जाएगा। 56 देखते हैं, 56 नंबर प्रश्न है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होना किस परिघटना पर आधारित है? यानी कि सुबह और शाम के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका प्रकीर्णन। क्या होगा? प्रकीर्णन के कारण होता है, ऐसा प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है। खतरे का निशान किस रंग का होता है? तो ये तो सब लोग जानते हैं, खतरे का निशान जो होता है लाल रंग का होता है, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो 57 का सी हो जाएगा। 58 देखिए, जरा दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से होता है? जरा दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से होता है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बाइफोकल। किस लेंस से होता है? बाइफोकल लेंस से होता है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। 59 देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो 59 नंबर का बी होगा, ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए 60, 1 HP, एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का ए, 746 वाट। क्या होता है? 746। 61 देखिए, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो 61 का होगा ए, श्रेणी क्रम में। आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। उसके बाद है 62, आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक जो होता है कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद 63 देखिए, विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट बना होता है, यानी विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, तंतु जो होता है, वह किससे बना होता है? तो वह बना होता है टंगस्टन का। क्या होता है? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है। और विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। 63 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए 64 का देखते हैं, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? 64 नंबर है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो उष्मीय प्रभाव। ठीक है। उष्मीय किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो उष्मीय, यानी ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। 64 का ए हो गया। 65 देखते हैं, ओम के नियम के अनुसार 65 नंबर कह रहा है ओम के नियम का सूत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा 65 का आपका राइट आंसर होगा V बराबर I गुने R। V बराबर I गुने R, यानी सी हो जाएगा। V बराबर I गुने R। 66 है, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो 66 का आंसर हो जाएगा आपका ऊर्जा। किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ठीक है। उसके बाद है, मानव शरीर का प्रतिरोध होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो 67 का आंसर होगा सी, 30,000 ओम। कितना हो जाएगा? 30,000 ओम, यानी मानव शरीर का प्रतिरोध 30,000 ओम होता है। 68 नंबर देखिए, आमीटर से किसे मापा जाता है? 68 नंबर प्रश्न है कि आमीटर से किसे मापा जाता है? तो 68 का राइट आंसर होगा धारा। आमीटर से धारा को मापा जाता है। ठीक है। आमीटर से धारा को मापा जाता है। उसके बाद है, टंगस्टन किस ताप पर पिघलता है? तो टंगस्टन किस ताप पर पिघलता है? 69 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी, 3380 डिग्री सेल्सियस ताप पर। इस ताप पर जो टंगस्टन है वो पिघल जाता है। ठीक है। 70 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद है 71, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो 71 का होगा दिष्ट धारा, प्रत्यवर्ती धारा, दोनों धाराएं प्राप्त होती है। किस प्रकार की धाराएं प्राप्त होती हैं? दोनों धाराएं होंगी, यानी कि दोनों धाराएं हो जाएगी, दिष्ट प्रत्यवर्ती दोनों।
ठीक है। उसके बाद है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। 72 नंबर है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो 72 का राइट आंसर होगा सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी नरम लोहा का। ठीक है, नरम लोहा का। उसके बाद 73 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबक प्रेरक की खोज किसने की थी। 73 का होगा ए, फैराडे ने। किसने किया था? फैराडे ने। ठीक है। उसके बाद 74 है फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है। 74 है फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में अंगूठा किसकी ओर किसकी दिशा का संकेत करता है। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 74 का बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए 75 स्विच लगाए जाते हैं। स्विच जो है वह लगाए जाते हैं। तो स्विच लगाए जाते हैं, ऑप्शन यहाँ दिया है, ठंडे तार में, गर्म तार में, भूयोजित तार में, इनमें से सभी। तो इसका 75 का राइट आंसर होगा आपका बी, गर्म तार में। ठीक है, गर्म तार आंसर हो जाएगा। उसके बाद 76 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। 76 है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। फैराडे, ओस्ट्रेड, एम्पियर, बोर। तो 76 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी, ओस्ट्रेड ने किया था। ठीक है। उसके बाद 77 देखते हैं विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं अर्ध तार में, ठंडा तार में, विद्युन्मय तार में, उदासीन तार में। तो 77 का राइट आंसर होगा सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी विद्युन्मय तार में हो जाएगा। ठीक है। 78 नंबर देखिए घरेलू परिपथ में भूयोजित यानी आर्थिंग तार का रंग होता है। तो घरेलू परिपथ में भूयोजित तार का रंग जो होता है वो होता है आपका हरा। क्या होता है? हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 78 का बी हो जाएगा। 79 देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो 79 का हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। ठीक है। उसके बाद 80 देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। तो 80 का भी राइट आंसर सी होगा, टेस्ला। क्या हो जाएगा? टेस्ला। उसके बाद है 81 दृष्टि धारा की आवृत्ति कितनी होती है। दृष्टि धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो 81 का आंसर होगा ए, आपका 0 हर्ट्ज। क्या होगा? 0 हर्ट्ज। ठीक है। उसके बाद है दृष्टि धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 0 हर्ट्ज। 82 नंबर प्रश्न देखिए पावर लाइन कहलाता है। पावर लाइन कहलाता है तो 82 का सी होगा 15 एम्पियर। क्या होता है? 15 एम्पियर। ठीक है। उसके बाद है स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग होता है। 83 नंबर है स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग होता है। तो 83 का राइट आंसर होगा बी, इस्पात का यूज होता है। किसका उपयोग होता है? इस्पात का उपयोग होता है। ठीक है। 84 देखिए चुंबक क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती हैं। चुंबक क्षेत्र रेखाएं जो है किस ध्रुव से निकलती है। तो 84 का आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव से। किस ध्रुव से? उत्तरी ध्रुव से, यानी बी होगा। ठीक है। उसके बाद है 85 ऊर्जा का एसआई मात्रक। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। कैलोरी, जूल, ताप, इनमें से कोई नहीं। तो 85 का आंसर जो होगा 85 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ठीक है। 86 है निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। 86 नंबर प्रश्न है कि निम्न में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ए, सीएनजी का। ठीक है। सीएनजी का खाना बनाने में उपयोग नहीं होता है। ठीक है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। 87 नंबर प्रश्न है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो 87 का राइट आंसर होगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है। स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। 87 का डी हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। 88 नंबर देखते हैं। तो 88 नंबर प्रश्न है 88 नंबर कह रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो 88 का 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 88 का होगा ए। क्या हो जाएगा? ए। तो 88 का आंसर होगा ए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। उसके बाद है 89 सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन किस रंग से पेंटेड होता है। तो इसका आंसर होगा काला, यानी सी। तो 89 का आंसर हो जाएगा आपका कितना? सी हो जाएगा। 89 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। 89 का राइट आंसर सी होगा। उसके बाद देखिए 90 89 का हो गया। 90 क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा में व्युत्पन्न नहीं है।
ठीक है, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और जैव ऊर्जा। तो 90 का होगा ए, क्या हो जाएगा ए, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद है किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, यानी डी आंसर हो जाएगा, 91 का डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 92। 92 है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो 92 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो 92 का ए होगा, क्या होगा ए, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, उसके बाद है 93 ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। 93 है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, तो विद्युत ऊर्जा, क्या होगा विद्युत ऊर्जा, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद है 94 जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी, ये सभी आपके जीवाश्म ईंधन हैं। 95 परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। 95 है परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला। तो 95 का राइट आंसर होगा डी, क्या हो जाएगा डी, कोयला हो जाएगा। ठीक है, 96 है सौर सेल में लगा रहता है। सौर सेल में 96 नंबर है कि सौर सेल में क्या लगा रहता है? तो सिलिकॉन लगा रहता है, क्या लगा रहता है? सिलिकॉन, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 97 देखिए, 97 सॉरी 96 का डी बताया है ना, 96 का डी सिलिकॉन, हाँ सही है, 96 का डी ही होगा। उसके बाद 97 है कि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ईवी बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 1.602 गुने 10 के पावर -19 जूल होता है। ठीक है, उसके बाद है नाभिकीय ऊर्जा का मात्रक है 98 नंबर। 98 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, डी हो जाएगा इसका आंसर, 98 का डी हो जाएगा। ठीक है, और 99 प्रश्न कर रहा है, 99 नंबर तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो 99 का हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए, यानी महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। 100 नंबर है कृत्रिम उपग्रह को विद्युत मिलती है। कृत्रिम उपग्रह को विद्युत कहाँ से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोलर पैनल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलर पैनल से, यानी कि 100 का राइट आंसर होगा आपका सी। 100 का क्या होगा? सी हो जाएगा, 100 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 100 प्रश्न को पूरा किया। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ आया होगा। तो आज का क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत।